अमीर वर्सेस गरीब का जेल। सोनू नाम के एक मामूली चोर को चोरी के इल्जाम में जेल होती है। उसे एक ऐसे जेल में रखा जाता है जो कि बहुत ही खराब रहता है। तब वो हवालदार से कहता है, हवालदार जी, क्या मैं इस जेल में रहूंगा? देखो तो ये सेल कितना खराब है। मुझे किसी दूसरे अच्छे सेल में रखो। नहीं नहीं, तुम्हारे लिए 5 स्टार की रूम बुक की है। बड़ा तीर मारकर जो आया है तू। बड़ा आया जेल को खराब कहने वाला। चल जा अंदर। अब सजा भुगतने तक यही सड़ते रहना। इस तरह हवलदार सोनू को उस सेल में बंद कर देता है। लेकिन बदबू के मारे सोनू की जान जा रही थी। उसके सामने वाले सेल की साफ सफाई की जा रही थी। उसे देखकर सोनू हवलदार से कहता है, सुनिए हवलदार जी, आखिर ये इतनी साफ सफाई आप किसके लिए कर रहे हो? थोड़ा झाड़ू यहाँ भी लगा देना। अरे तुम चुप नहीं रह सकते क्या? और तुम्हारे सेल की सफाई तुम खुद करो। लगता है यहाँ कोई बड़ा नेता या फिर हीरो आने वाला है, इसलिए उसके लिए इतना जबरदस्त बंदोबस्त किया जा रहा है। उसी दिन एक्सीडेंट के इल्जाम में अमीर घर का लड़का परेश को पकड़ लिया जाता है और उसे जेल लाया जाता है। उसी के लिए इतनी साफ सफाई चल रही थी। परेश के आते ही उसके लिए कोल्ड ड्रिंक मंगाई जाती है। उसके लिए उस सेल में फैन, टीवी और इंटरनेट की भी सुविधा दी जाती है। ये सब देखकर सोनू कहता है, सुनिए हवालदार जी, ऐसी सुविधा पाने के लिए क्या हमें कोई बड़ा हाथ मारना पड़ेगा क्या? मैं कब से देख रहा हूँ कि उसकी आप किस तरह से खातिरदारी कर रहे हो, जैसे कि वो आपका मेहमान हो। और हमने क्या किया जो आप सीधे मुंह बात तक नहीं करते? अरे तुम्हें क्या करना है इन सब से? तुम बस अपना काम करो। ज्यादा बात करने की कोई जरूरत नहीं। सोनू की यह बात सुनकर परेश अपने सेल से ही कहने लगता है, अरे सुन सोनू, उसके लिए अमीर होना पड़ता है, समझे ना? फिर जेल के अंदर हो या बाहर, सब लोग आपकी ही खातिरदारी करेंगे। वैसे तुम्हारी शक्ल से तो तुम एक मामूली चोर दिख रहे हो। अच्छा, तो जेल में भी अमीरी गरीबी का भेदभाव चलता है। मुझे तो ये पता ही नहीं था। वारी दुनिया, मतलब पैसों से सब कुछ खरीद सकते हैं तुम अमीर लोग। वैसे तुम किस जुर्म में अंदर आए हो? अरे बस एक मामूली सा एक्सीडेंट हो गया था मेरे हाथों से। एक बूढ़ी औरत आ गई मेरे कार के नीचे और वो मारी गई, बस इसीलिए। लेकिन मेरे पिताजी मुझे 2 दिन के अंदर यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। उन दोनों की बातें इस तरह चल रही थी कि तभी वहां खाना आता है। परेश के लिए स्पेशल चिकन बिरयानी आती है, तो सोनू के लिए मामूली दाल चावल। वो चावल भी राशन का रहता है और दाल तो समझो पानी। उस दाल चावल को देखकर सोनू को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, अरे ओ हवलदार साहब, हमें भी बिरयानी या फिर रोटी सब्जी तो खिला सकते हो ना? ये दाल देखो, पानी है या दाल समझ नहीं आ रहा। और ये चावल देखो, हम इंसान है या जानवर? भला ऐसा भी कोई खाना देता है क्या? सोनू के इस सवाल का जवाब हवलदार बिना दिए ही वहां से चला जाता है। उस दिन सोनू हर बात के लिए शिकायत करता रहता, पर उसकी बात कोई भी नहीं सुनता। सब उसे नजरअंदाज करते रहते हैं। सोने का वक्त होता है। परेश आराम से पंखों के नीचे सोता रहता है, तो सोनू गर्मी और मच्छरों के बीच में। ये सब देखकर फिर से सोनू कहता है, अरे इस देश में तो चोर होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गरीब होना सबसे बड़ी मुसीबत है। अगर मैं चोर अमीर रहता तो काश आज मैं परेश के जैसे जेल में जीता था। इस तरह सोनू की पूरी रात मच्छरों से और गर्मी में चली जाती है। दूसरे दिन भी परेश के लिए अलग अलग खाने की चीजें आती ही रहती है और सोनू सिवाय देखने के कुछ नहीं कर सकता। इस तरह से परेश के 2 दिन अच्छे से जेल में निकल जाते हैं और बेल मिलते ही वो जेल से छूट भी जाता है। तब सोनू सोचता है, आजकल की दुनिया में अमीर होना भी कितना जरूरी है। अगर जेब में पैसा है तो सब तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर खड़े रहेंगे, नहीं तो ऐसी पानी जैसी दाल और ये राशन का चावल खाना पड़ेगा। अमीर वर्सेस गरीब सौतेली बहनें। मंजू की माँ बहुत बीमार रहती है। इस वजह से वो अपनी बहन को बुलाती है और कहती है, मेरी बहना, मैं अब कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ। मंजू के पापा भी नहीं रहे और मेरी ये बीमारी, तुम मेरी मंजू का ख्याल रखना। अरे दीदी, आप कैसी बातें कर रहे हो? नहीं, मुझसे वादा करो कि तुम मंजू को नीतू के जैसे ही संभालोगी, तभी मैं आराम से मर पाऊंगी। हाँ दीदी, मैं आपसे वादा करती हूँ,
कि मंजू को अपनी बेटी के जैसे रखूंगी। कुछ ही दिनों में मंजू के माँ का देहांत हो जाता है। मंजू के माँ के देहांत के बाद मंजू की मौसी उसे अपने गांव लाती है और नीतू के जैसे ही उसे भी प्यार करती है। वो सब उसे देती है, जैसे कि नीतू के स्कूल में पढ़ाई लिखाई और नीतू के जैसे ही खिलौने और ड्रेसेस भी। पर इस तरह खुद के चीजों का बंटवारा नीतू को बचपन से ही पसंद नहीं था। नीतू को खुद के माँ पापा के जैसे प्यार करते देख उसे बहुत जलन होती थी। वो एक दिन कहती है, माँ पापा हमेशा नीतू नीतू करते रहते हैं, जैसे मैं हुई नहीं। पता नहीं क्यों इस मंजू के बच्ची को यहाँ ले आए मम्मी पापा। नीतू हमेशा मंजू से अच्छे से पेश नहीं आती थी। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। मंजू और नीतू बड़े हो जाते हैं। कॉलेज भी खत्म होने वाला रहता है। दोनों भी शादी के लायक बन गए थे। ऐसे में एक दिन नीतू के पापा मंजू के लिए एक रिश्ता लाते हैं और नीतू की माँ से कहते हैं, अरे नीतू की माँ, मैं मंजू के लिए एक अच्छा वर ढूंढ कर लाया हूँ। लड़का लाखों में एक है। बड़े कंपनी में अकाउंटिंग का काम करता है। उसकी तनख्वाह भी बहुत अच्छी है और तो और उसका घर भी है खुद का। ये तो बहुत अच्छा है जी। आप जल्दी से बात आगे बढ़ाओ। मंजू के अच्छे घर में रिश्ता होने से मेरे बहन की आत्मा को भी बहुत खुशी होगी। ये सारी बात नीतू सुन लेती है। अरे, उस मंजू की वजह से मेरी चीजें हमेशा उसे मिलती आ रही है बचपन से। अब ये शादी का रिश्ता भी। मुझे तो बड़ा गुस्सा आ रहा है उस मंजू पर। नीतू गुस्से से अपने कमरे में जाती है। वहां मंजू भी रहती है। नीतू को इतना गुस्से में देख मंजू उसे कहती है, अरे नीतू, क्या हुआ तुझे? इतना क्या गुस्सा? अरे गुस्सा नहीं करूँ तो क्या? और इसका कारण भी तू ही है। तुम जब से इस घर में आई हो, तब से मेरे नसीब की हर चीज तू छीन ले जाती है। मंजू नीतू को शांत कराने की कोशिश करते हुए उसके गुस्से का कारण पूछती है। तब वो उसे रिश्ते के बारे में बता देती है। मंजू कहती है, बस इतनी सी बात ना। मैं अभी जाकर माँ पापा को शादी के लिए मना करती हूँ और उस लड़के के साथ अब तेरी शादी होगी, समझी ना? मंजू नीतू को समझाकर वहां से चली जाती है और अपनी पढ़ाई का कारण बताकर माँ पापा को शादी के लिए मना करती है। नीतू के माँ पापा नीतू की शादी बड़ी ही धूमधाम से करते हैं। नीतू का पति नरेश बहुत ही सुंदर और अमीर रहता है। इस बात से नीतू को बहुत घमंड होता है। नीतू के तो तेवर ही बदल जाते हैं। वो कभी शॉपिंग, किटी पार्टी, कभी घूमना, ये सब करती रहती है। एक बार नीतू अपने माँ पापा को मिलने घर आती है। तब बहुत गर्मी रहती है और यही कहकर वो, अरे माँ, कितनी गर्मी है यहाँ पे। एसी क्यों नहीं लगवाते? इट्स सो हॉट, यू नो। अरे वाह बेटा, इतने जल्दी इतना परिवर्तन। इस घर में तो पली बड़ी हो और आज यहाँ तुम्हें गर्मी लग रही है। तभी मंजू वहां आती है। नीतू को देखकर वो खुश हो जाती है और खुशी से उसे गले लगाने जाती है कि तभी नीतू कहती है, अरे मंजू, दूर रहो। पसीने से लथपथ हो। इस वजह से मेरी महंगी साड़ी खराब ना हो जाए। नीतू के तेवर देखकर तो सब चकित हो जाते हैं और थोड़ी देर नीतू वहां से अपने घर चली जाती है। मंजू अपने माँ पापा की बहुत अच्छे से सेवा करती है। उन दोनों को मंजू की शादी की चिंता लगी रहती है। कुछ ही दिनों में मंजू के लिए भी एक रिश्ता आता है। तब नीतू के पापा नीतू की माँ से कहते हैं, अरे सुनती हो, मंजू के लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। बस नीतू के जैसे अमीर नहीं है, पर उसका स्वभाव बहुत ही अच्छा है। कोई बात नहीं जी, लड़का तो अच्छा है ना। रही बात गरीबी की, तो मंजू अपने कर्मों से वो भी बदल देगी। मंजू की जिस लड़के के साथ शादी तय होती है, वो एक छोटे से कंपनी में काम करता था। उसकी तनख्वाह कम और घर भी छोटा था। पर मंजू अपने माँ पापा की खुशी के लिए खुशी खुशी शादी के लिए राजी हो जाती है।
इस तरह मंजू की भी कुछ ही दिनों में शादी हो जाती है। मंजू अपने पति संग खुशहाली से जीवन बिता रही थी। उधर नीतू के पति ने एक नया घर खरीदा था। उस घर का एक दिन इनॉग्रेशन था। तब नरेश कहता है, अरे नीतू, चलो हम तुम्हारे बहन के घर चलकर न्योता देते हैं उन्हें। हाँ, देखूं तो सही कि वो किस झोपड़े में रहती है। और हाँ, हम ना अपनी बड़ी वाली कार से जाएंगे। ऐसा कहकर दोनों भी अपनी कार के साथ मंजू के घर आते हैं। मंजू नीतू को देखकर बड़ी खुश हो जाती है और पहली बार मेरे घर में बहन आई इस ख्याल से उसका और उसके पति का आदर सत्कार करती है। मंजू का छोटा घर देखकर नीतू कहती है, अरे मंजू, तू क्या इस घर में रहती है? मेरी काम वाली बाई का तो इससे भी बड़ा घर है। मंजू चुपचाप सब बातें सुन लेती है पर कुछ नहीं कहती। हर बार नीतू मंजू को गरीबी के ताने मारती रहती है और थोड़ी ही देर में दोनों वहां से चले जाते हैं। तब मंजू का पति उसे कहता है, अरे मंजू, तुम्हारी बहन यहाँ न्योता देने आई थी कि हमें हमारे गरीबी के ताने मारने? अब मंजू, ये सब घर के काम छोड़ो और पढ़ाई करके कुछ बन के दिखाओ। महेश की बातों से मंजू गवर्नमेंट एग्जाम्स की पढ़ाई चालू करती है और मेहनत करके कलेक्टर बन जाती है। उधर नीतू के घर एक दिन कुछ ऑफिसर पुलिस के साथ आते हैं। पुलिस को देखकर नरेश भागने की कोशिश करता है, पर पुलिस नरेश को पकड़ ही लेती है। उसमें से एक ऑफिसर कहता है, अब कहाँ भाग के जाओगे? चलो, अब जेल में जाना है तुम्हें। अजी, ये सब क्या हो रहा है? आपके पति ने कंपनी में पैसों का घपला किया है। क्या? नरेश, क्या ये सच है? ये सब तो तुम्हारे लिए ही किया है। तुम्हें ही तो नई नई चीजें और महंगी चीजें चाहिए रहती थी। पुलिस नरेश को पकड़ ले जाती है। घर में जितना भी महंगा सामान, गाड़ियां, बैंक बैलेंस, वो सब जब्त कर लेते हैं। नीतू पूरी तरह से टूट जाती है और अपना सर पकड़ लेती है। उसका घमंड एक पल में ही टूट जाता है। इधर जब ये बात मंजू को पता चलती है, तब मंजू तुरंत पुलिस स्टेशन जाकर नरेश को छुड़ा लेती है और उसे घर ले आती है। जब नीतू नरेश को घर में देखती है, तो नरेश उसे सब बताता है। तब नीतू कहती है, मंजू, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, पर आज देखो, तुमने ही मेरी मदद की। और हाँ नरेश, मुझे भी माफ कर दो। आज से मैं तुम्हें कभी महंगी चीजों के लिए परेशान नहीं करूंगी। इस तरह से उस दिन से दोनों बहनें खुशी खुशी से रहने लगती है।